909 बाढ़ शरणालय बनाए गए और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी उन क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए उपलब्ध करवाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई। बाढ़ बचाव के लिए अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था भी वहां पर की गई। उन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो जो स्थिति थी वह प्रशासन की कार्रवाई से और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से बहुत जनता में आपदा के बावजूद भी एक संतुष्टि का भाव देखने को मिला था। मैं स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गया था, हमारे मंत्रीगण गए थे, मंत्रियों ने वहां कैंप किया और पब्लिक में एक संतुष्टि का भाव वहां देखने को मिला। सामान्यतः प्रदेश के अंदर जब हम बरसात के एवरेज को देखते हैं, ये 430 mm का एक माना जाता है कि वर्ष भर में 430 mm बरसात उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। लेकिन महोदय, आपने लगातार पिछले कुछ समय से देखा होगा कि जब मौसम चक्र में किसी प्रकार की कोई विसंगति आती है, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण आता हो या किसी भी अन्य कारणों से, उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक किसी पे पड़ता है तो अन्नदाता किसान है। और अन्नदाता किसान उससे किस रूप में प्रभावित होता है कि 401 से लेकर 430 mm की जो एवरेज बारिश की वार्षिक जो एवरेज है, उसमें से जून माह से अब तक ही हम लोगों ने देखा कि 353 mm की बारिश तो हुई, लेकिन वह एक साथ एक जगह पे मूसलाधार रात्रि भर, जैसे आप देख रहे होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कलवित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज आप जाइए कुशीनगर में, महाराजगंज में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सहारनपुर तक आप चले जाइए, इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है। क्या कर रहे थे लोग? यानी इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं आज नेता विरोधी दल
आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में ना डॉक्टर थे और न ही दवा थी। अपनी विफलता को छुपाने के लिए आपको वहां पर किसी गरीब का आना और गरीब को आयुष्मान सुविधा में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, यह भी इनको बुरा लगता है। क्या ये आयुष्मान भारत की सुविधा जो प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्राप्त हो रही है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या? ये 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। आपके लिए वह जाति हो सकती है, आपके लिए वो वोट बैंक का मुद्दा हो सकता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक एक परिवार है, परिवार, और परिवार भाव के साथ कार्य करते हैं। इसलिए हर हॉस्पिटल की व्यवस्था को, चूंकि विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, इसलिए उस व्यवस्था को ठीक करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको लाइन अप करने में जो वक्त लगे, लेकिन उमड़ती हुई भीड़ इस बात को प्रदर्शित करती है कि पहले से सुविधा बेहतर हुई है, इसलिए लोग विश्वास के साथ वहां आ रहे हैं। अगर विश्वास न हो क्यों लोग आएंगे? अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चू अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्षों को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं नहीं, ये दरार नहीं है। महोदय, ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्यजीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना। यह हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। और कोई भी व्यक्ति, वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी, हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। देखो, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा,
ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए और आज हर किसान को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिल रहा है। बिजनौर की जो चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि वहां पे 20 ऐसे तेंदुए वहां से निकाल करके रेस्क्यू किया गया है और 6 टीमें लगातार वहां कैंप कर रही हैं। वन्य जीवों के प्रति आपका ये भाव मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता पैदा करता है। हम किसान को सुरक्षा भी देंगे, लेकिन साथ साथ वन्य जीवों को रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार उसके प्रति बहुत चिंतित है। सरकार लगातार वहां पे वन विभाग के लोग और इसके विशेषज्ञ कैंप कर रहे हैं, लगातार वहां पर कार्य किया जा रहा है और हर एक को हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। महोदय, यहां पर मैं नेता विरोधी दल को एक और पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित 55 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये पीडीए के पार्ट नहीं है क्या? $55 लाख लोग, क्यों नहीं इन्हें आवास मिला था? इसलिए नहीं क्योंकि वो दलित थे, गरीब थे। ये 55 लाख लोगों को 2017 से लेके अब तक आवास दिलाए गए हैं। 2017 से अब तक फिर वही कह रहे हैं ना, इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता था? कितना पैसा मिलता था? लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। तो सच्चाई है, समाजवादी पार्टी के कैडर को और समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था किसको आवास मिलना है। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई और प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित होने पर न सेंट्रल में और न राज्य उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन सेक्स सूची हम लोगों ने माना। ये सर्वे जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, सेक्स सूची आई थी, हमने उसी सेक्स सूची को स्वीकार किया और फिर हमने उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किए। और महोदय 17 से लेके अब तक 17 से अब तक सुनिए नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना प्लीज कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था? उस समय जिस समय लाभान्वित करना था, भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे लोग। और परिणाम क्या है? और वहां लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है।
प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसको कह रहे हैं कि क्या किया है। सिंचाई की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे, और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में। आ रहा हूं, बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, अभी एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ, 1,95,900 हेक्टेयर, और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे 44 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है, और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना महोदय। इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप, काफी बड़े पैमाने पर है। यद्यपि जहां पे नहरों का संजाल नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाहा नहीं जा पाए, गोल नहीं जा पाए, उसके क्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही मां गंगा की इतनी कृपा रही कि यहां की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी। लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। और यहां पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक है। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को यह सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। और महोदय 23-24 के लिए हम फीडर को अलग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप
लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सके। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है, 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए, इसमें नलकूपों के सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सोलराइज करने की कार्रवाई, अब तक हम लोगों ने 45,342 ऐसे किसानों को इससे आच्छादित किया है और 23-24 के लिए 30,000 किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं तो महोदय खासतौर पर चेक डैम निर्माण के लिए 1546 चेक डैम का निर्माण इस दौरान किए गए, 395 तालाब बनाए गए, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 1234 तालाब बनाए गए और प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, अन्य के द्वारा भी अलग अलग समय में जो तालाब बनाए गए और अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, 30,642 तालाब बनाए गए। भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाए गए। अन्य विभागों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया, जिसके माध्यम से भी 13,066 यहां पे अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 34,974 कार्य अब तक पूरे किए गए हैं। रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किए गए और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी के शकल में थी, बाद में एक समय के साथ वे समाप्त सी हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्रवाई 9 नदियों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है और लगभग 66 पे यह कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, जिन्हें हम पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भूगर्भीय जल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं और इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। महोदय, प्रदेश ने विद्युत की आपूर्ति क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के पहले और 2017 के बाद विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पे और वह भी वीआईपी डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट भी वीआईपी हुआ करते थे। उन जिलों में बिजली मिलती थी, शेष जिले उससे वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसमें जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18-19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मजरों की विद्युतीकरण की कार्रवाई 1,21,000 से अधिक मजरों को विद्युतीकरण से युक्त किया गया, इस दौरान किया गया। प्रदेश के अंदर 33/11 के केवीए के 1528 सब स्टेशन की स्थापना भी की गई। प्रदेश के अंदर 1,58,00,000 घरों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए और
3,99,800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य तमाम प्रकार के हुए थे। इसी से अनुमान लगा सकते हैं 15-16 में जो इनका पीक आवर होता था पावर का, पीक डिमांड जो होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, वह 12,300 मेगावाट की होती थी। और 2023 में जब हम लोग हैं, आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी ये दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था। व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना, बहुत सारी जगह आऊंगा मैं उस पे भी, अभी उस पे भी आ रहा हूं महोदय। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था, उस लॉस को भी काफी कम किया गया। यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था, और 2017 के पहले आज 2023 में जब हम लोग आए हैं, ये लगभग 17% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1,08,00,000 विद्युत के मीटर थे। आज 3,27,00,000 से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी। और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट, और साथ साथ 1,600 मेगावाट के ओवरऑल तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ये चर्चा कर रहे थे महोदय। अन्नदाता किसान की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है एमएसपी क्या होता है। नेता विरोधी दल को संभवतः मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए। शिवपाल जी, थोड़ा आपको बताना चाहिए था। महोदय देखिए, धान 2014 में जो कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है, और उस समय की स्थिति क्या थी 2014-15 में ही मैं देखता हूं, धान की जो एमएसपी थी वह थी 1,360 रुपये धान सामान्य में। शिवपाल जी, आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज महोदय उसी धान की एमएसपी 23-24 में सरकार ने 1,360 की बजाय 2,183 रुपये सीधे किसानों को दी है।
हाँ मैं आऊंगा उस पे भी, मैं आऊंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धान ग्रेड ये 1400 एमएसपी थी और आज 2203 रुपया वर्तमान में दी जा रही है। ज्वार